Hello students, in this video we will continue further with kinematics. So now we will go on to the next part of kinematics, that is basically relative motion. हम लोग relative motion के बारे में पढ़ेंगे. अब जब मैंने kinematics स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने कहा था कि motion is considered relative. What do you mean by relative? So it is always, motion is always dependent on observer ना. किसी को कोई चीज स्टेशनरी दिखाई देती है, किसी को कोई चीज मूविंग दिखाई देती है, किसी को ऐसा लगता है कि कोई एक चीज स्लो मूव कर रही है, कोई एक चीज फास्ट मूव कर रही है. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा. मतलब आप ट्रेन में जा रहे हो, ओके, एंड आप मान लो ट्रेन आपकी ये डायरेक्शन में जा रही है एंड दूसरे डायरेक्शन में अगर जो ट्रेन आ रही हो तो आपको ऐसा लगता है अरे वो कितनी फटाफट 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 जा रही है. एंड मान लो कि दो ट्रैक्स छोड़ के अगर जो कोई सुपर फास्ट भी ट्रेन हो, बट मान लो कि ये ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको ऐसा लगता है यार कितना धीरे 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 ये ट्रेन जा रही है. तो इवन दो इस ट्रेन की स्पीड से ज्यादा है तो भी आपको लगता है कि ये ट्रेन स्लो जा रही है और ये ट्रेन फास्ट जा रही है. सो बेसिकली मोशन का प्रॉब्लम ही ये होता है कि मोशन हमेशा जो होता है ना वो ऑब्जर्वर पे ही डिपेंड करता है. ऑब्जर्वर का अपना मोशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको बाकी चीजें कैसी दिखाई देंगी या बाकी चीजों का मोशन उसको कैसा दिखाई देगा. मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री है, आप ग्राउंड पे खड़े रहोगे तो आपको दिखाई देगा कि ट्री स्टेशनरी है, बट वही आप ट्रेन में बैठ के कहीं पे जा रहे हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ट्री जो है वो पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है. सो यू कैन नॉट से कि एनीथिंग इज स्टेशनरी और एनीथिंग इज मूविंग. इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू समवन. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड उस ऑब्जेक्ट का आपको वेट मेजर करना है. ओके, सो उस ऑब्जेक्ट को समहाउ आप नीचे नहीं रख सकते. मान लो एक हाथ में छोटा बच्चा है तो आप क्या करोगे कि आप खुद पहले खड़े रहोगे उस बच्चे के साथ. मान लो आपके हाथ में ये बच्चा है एंड आप रीडिंग मेजर करोगे. मान लो ये आ रही है 76 kg. तो आप ऐसा नहीं बोलोगे ना यार भाई इस बच्चे का वेट 76 kg है. उसके बाद आप क्या करते हो, आप बच्चे को साइड में रखते हो, आप खुद खड़े रहते हो. आपका मतलब आपका वजन मान लो खुद का 70 kg है, तो आप बोलोगे कि इस बच्चे का जो वजन है दैट इज एक्चुअल वेट इज 6 kg. सो व्हाट वी हैव डन इज, लेट्स से दिस इज ऑब्जर्वर. ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव सेड द ट्रू वेट is equal to, okay, weight with respect to observer, ठीक है. ओके, एंड देन फिर ऑब्जर्वर अपना खुद का वेट हटा देता है, तब जाके आपको ट्रू वेट मिलता है. ओके, ये छोड़ दो. सो आपका ट्रू वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट वो होगा कि टोटल वेट में से आप ऑब्जर्वर का वेट हटा दो. तो बाय द सेम लॉजिक आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर जो मोशन समझना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल मोशन समझने के लिए उसका जो ऑब्जर्व मोशन है उसमें से ऑब्जर्वर का जो मोशन है वो हटा देना पड़ेगा. ओके, सो ऐसे इसी को कहा जाता है आपका रिलेटिव मोशन. ओके, सो रिलेटिव मोशन इज बेसिकली द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, एंड इफ यू एक्चुअली वांट द ट्रू मोशन और मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, so what you have to do is you have to remove the effect of the motion of the observer. जैसे यहाँ पे इसका वजन चाहिए था तो हमने इसका वजन हटा दिया ना, उसी तरह से अगर जो आपको इसका ट्रू मोशन समझना हो तो आपको इस ट्रू मोशन को समझने के लिए ऑब्जर्वर का जो मोशन है उसका इफेक्ट आपको हटा देना पड़ेगा. ओके, सो नाउ वी विल गो ऑन टू डायरेक्टली अ बेसिक फॉर्मूला. ओके, इट टेल्स यू दैट, ओके, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to observer is equal to position of the object with respect to ground minus position of the observer with respect to ground. Okay, now let's take a very simple example. Let's say this is x equal to 0. लेट्स से x इक्वल टू 2 मीटर पे ऑब्जर्वर खड़ा है एंड x इक्वल टू 6 मीटर पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ओके, नाउ इस केस में द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो ये ग्राउंड पे हम लोगों ने ऐसे मार्किंग की है. सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट.
दिस इज योर ऑब्जर्वर। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट कितना आ गया। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट कितना आ गया, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट जो है वो बस 4 मीटर्स आ गया है। सो 4 meters का इट इज पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है या कितना आगे है। ओके, नाउ ये आपको कैसे मिल सकता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दिस इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 6 meters माइनस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर का पोजीशन जो है दैट इज 2 meters। तो आप देखो आपको 4 meters ऐसे मिल ही रहा। ओके, सो बेसिकली व्हेनेवर, सो इस टर्म को कहा जाता है रिलेटिव पोजीशन। सो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर जो रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करनी है, दैट इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड यू विल सब्सट्रैक्ट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। So in that case what you are going to get is you are going to get a relative position, that is position of the object with respect to observer। ना ये सारे जो कंसेप्ट है ना, ये सारे कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो जब रोड पे चलते रहते हो, मान लो बारिश सीधी आ रही है तो आप अम्ब्रेला कभी भी स्ट्रेट नहीं पकड़ते, आप अम्ब्रेला थोड़ा आगे की तरफ पकड़ते हो। ओके, क्योंकि आप जब चलते रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बारिश स्लांट आ रही है, वो आपको कभी भी सीधी नहीं दिखाई देती। तो उसके लिए क्या रीजन है, तो उन सारी चीजों के जो आंसर्स है ना वो हमें ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट पढ़ के समझ में आ जाएंगे। ओके, सो आई नो दिस, सो लेट मी राइट दिस एज आर रिलेटिव इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वर। ओके, नाउ if I take derivative with respect to time, so what I'll get is d by dt of r relative, so it is d by dt of object, position vector of object minus derivative of position vector of observer। now हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना, dr by dt this is equal to velocity, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन आई जस्ट राइट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इट मींस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्रू वेलोसिटी। ओके, माइनस डी आर बाय डी टी, सो दिस बिकम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, नाउ इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये ट्रेन है। ओके, ट्रेन ये डायरेक्शन में जा रही है विद 10 meters per second। यहां पे एक ट्री है जो स्टेशनरी है। ओके, ये दिस इज अ स्टेशनरी ट्री। अच्छा, इस ट्रेन के अंदर एक ऑब्जर्वर है जो इस ट्रेन के साथ आगे जा रहा है। ओके, ना इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, इस ऑब्जर्वर को ये दिखाई देगा कि आपने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया। आप अगर जो आगे जा रहे हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो ट्री है वो पीछे जा रहा है ना। सो हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ट्री अपीयर्स to be going backwards। ट्री जो है, ट्री अपीयर्स टू बी गोइंग बैकवर्ड्स अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, उसको ये लगता है कि ट्री पीछे जा रहा है। अब ये फॉर्मूला यूज करके देखता है और देखता है कि हमें इस फॉर्मूले से भी सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो v relative is basically the velocity of the tree with respect to observer। so this is velocity of tree with respect to observer, this is equal to velocity of the object। हमारा ऑब्जेक्ट ट्री है, ट्री की वेलोसिटी ये ट्रू वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप जब ग्राउंड से इस ट्री को देखते हो तो आपको ये ट्री स्टेशनरी दिखाई देता है।
तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर की क्या वेलोसिटी है? ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा है ना, ट्रेन आगे जा रही है तो साथ में ऑब्जर्वर भी तो आगे जा रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है दैट इज 10 इन आई डायरेक्शन। सो यहां पे आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी -10 आई। So that is minus I direction. So according to this observer, tree has a velocity in minus I direction. Minus I direction मतलब according to this observer उसको ऐसे लग रहा है ट्री जो है वो पीछे जा रहा है। एंड यही तो हमने एक्सपीरियंस भी किया ना, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर द ट्री अपीयर्स टू बी गोइंग बैकवर्ड्स। सो आई होप आपको ये समझ में आए। ये v रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? यू हैव अगेन द सेम फॉर्मूला। जैसे आप रिलेटिव पोजीशन निकालते हो वैसे ही आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। ओके, अब इसका भी आप डेरिवेटिव लेते हो तो dv बाई dt आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। सो dv बाई dt वुड बी a रिलेटिव, इट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ओके। नाउ कई बार आपको ये फॉर्मूला इसी फॉर्म में यूज करना होगा या फिर कई बार आपको फॉर्मूला ना इस फॉर्म में यूज करना होगा कि योर रिलेटिव क्वांटिटी प्लस फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विल गिव यू द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर will give you velocity of the object। ये टर्म को मैं बस यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये इसको यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे। So depending upon the question, either we will use this or we are going to use this। ठीक है, बट आई होप आपको एक ये कंसेप्ट समझ में आया कि क्या होता है ये रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि कि ये कंसेप्ट जो है आपके लिए और क्लियर हो जाए। ओके, अब ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करके ना हम लोग हर हिंदी फिल्म का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पुलिस थीफ प्रॉब्लम। यूजुअली क्या होता है कि चोर होता है जो चोरी करके आगे भागता है। ओके, फिर पुलिस उसको देखती है कि यार चोर भाग रहा है, तो पुलिस अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और चोर को पकड़ने की कोशिश करती है। ओके, अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो चोर भाग ही जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग ये केस अज्यूम करते हैं कि जहां पे ये जो चोर है इट इज कंटिन्यूसली मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड। पुलिस इनिशियली रेस्ट पे थी। ओके, एंड पुलिस कार कैन एक्सेलरेटेड एट 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सिंघम की गाड़ी आप मान के चलो। ओके, सो इट कैन एक्सेलरेट एट 5 meters per second square and the distance between the two cars is right now 100 meters। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद पुलिस चोर को पकड़ देगा, टाइम आफ्टर which police will catch the thief। ओके, एंड फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी कि कितना दूर जाके ये इसको कैच करेगा, हाउ फार कैन द थीफ रन बिफोर पुलिस कैचेस द थीफ। ओके, ना इसके लिए ना आप नॉर्मल काइनेमेटिक्स भी यूज कर सकते हो, आप रिलेटिव मोशन के भी इक्वेशंस यूज कर सकते हो। ओके, अब रिलेटिव मोशन का इक्वेशन अगर जो यूज करना हो तो ना आपको ना सबसे पहले ऑब्जर्वर की पोजीशन फिक्स करनी होती है। तो आप डिसाइड कर दो कि ऑब्जर्वर को आपको कहां पे बिठाना, आप कहीं पे भी बिठा सकते हो ऑब्जर्वर को। ना ऐसे केस में जब दो चीजें मूव होती रहती है तो इट इज बेटर कि आप ऑब्जर्वर को किसी एक चीज पे बिठा दो। सो मान लो कि मैं थीफ के गाड़ी पे ऑब्जर्वर को बिठा रहा हूं एंड ऑब्जर्वर ये साइड पे देख रहा है, इट इज वॉचिंग द पुलिस कार। ओके, नाउ रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या होता है पता है? इन सिंपल टर्म्स रिलेटिव मोशन मीन्स, मोशन का मीनिंग ये होता है मोशन according to the observer if he is considered stationary। ओके, ये जो आपका ऑब्जर्वर है फिलहाल मूविंग है,
बट अगर जो आप इस ऑब्जर्वर को स्टेशनरी मान लेते हो, इफ यू अज्यूम दैट दिस ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर उसको बाकी सारा मोशन कैसा दिखाई देगा? ओके, नाउ आप ऐसे खुद ही इमेजिन करो, अगर जो ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, मतलब ये थीफ के कार को हम लोग स्टेशनरी कर देता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर उसको ऐसा दिखाई देगा ना, पुलिस की कार धीरे 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 पास में आ रही है। ओके, एंड इवेंचुअली पुलिस की कार ये थीफ के कार तक पहुंच जाएगी, करेक्ट? तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर अब चीजें मेजर करना स्टार्ट करता है। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर नाउ, सो व्हेन आई से अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, मतलब आप ये मानते हो कि ऑब्जर्वर को हमने स्टेशनरी कर दिया, वी हैव मेड द ऑब्जर्वर स्टेशनरी। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर पुलिस कार का फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सी, हमने ऑब्जर्वर को स्टेशनरी, व्हेनेवर वी टॉक ऑफ रिलेटिव मोशन, आपका जहां पे भी ऑब्जर्वर है ना, उस ऑब्जर्वर को रोक दो। तो ऑब्जर्वर को अगर जो आप इसी पॉइंट पे रोक देते हो, तो पुलिस कार को यहां तक पहुंचने में इट विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स ना। हमने ये चीज को रोक दिया, ये पॉइंट को, तो अब पुलिस कार को बस 100 मीटर्स डिस्टेंस ही कवर करना। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुलिस कार, इसको मैं कहूंगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग सब कुछ अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू, सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस पुलिस कार, मोशन ऑफ दिस पुलिस कार अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर पुलिस कार जो है इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स in I direction. Okay. Now according to this observer पुलिस कार का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हमें पता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर जो है वो चोर के गाड़ी में है एंड दिस हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वर इज 0, करेक्ट? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है हमें पता है, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये आई डायरेक्शन में, सो दिस इज 5i। तो आपका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू 5i। यू कैन सी दैट दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी निकालता है। नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, सो u relative, it is equal to initial velocity of the object minus initial velocity of the observer. ऑब्जेक्ट इनिशियली तो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा था, ऑब्जर्वर की जब इसकी वेलोसिटी 0 थी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो हमेशा इतनी ही रही है ना, 20 मीटर्स पर सेकेंड। सो माइनस 20, this is 20 in I direction, so this is minus 20 है, ठीक है? सो आपको अब डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी पता है। हाँ, अब अगर जो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग रिलेटिव मोशन में भी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो आप कौन सा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करोगे? वो एस पता है आपको, ए पता है आपको, यू पता है आपको, टी फाइंड आउट करना है। लेट्स से यू वांट टू फाइंड आउट टी ना, आपको टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम आफ्टर विच पुलिस विल कैच द थीफ। तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? यू विल यूज एस आर इज इक्वल टू यू आर टी प्लस हाफ ए आर टी स्क्वायर। एस आर इज इक्वल टू 100, यू आर इज माइनस 20, okay, plus half a is 5 into t square, 2 से मल्टीप्लाई करता है, so this will be 200 is equal to minus 40t plus 5t square. So we'll get this as 5t square minus 40t minus 200 is equal to 0. 5 से डिवाइड करता है एंड फिर इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो t स्क्वायर minus 8t minus 800 upon 5, 200 upon 5, 200 upon 5 is 40. This is equal to 0. तो आपका टाइम क्या आएगा? क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं? 8 प्लस माइनस b स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 4ac
44 are 160 by 2. So time becomes equal to 8 plus minus 160 plus 64, ये होता है 224 by 2. 224 is very close to 225 ना? नहीं, 4 plus 0 6 plus 6, हाँ 224, and 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है. So this is 8 plus minus 15 by 2. See, टाइम कैनॉट बी नेगेटिव. टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो आप माइनस लोगे तो आपको टाइम नेगेटिव आएगा ना. 8 minus 15 is -7. तो आप प्लस कंसिडर करोगे तो आपका जो टाइम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 8 plus 15 by 2, 23 by 2, that is 11.5 seconds. So 11.5 seconds के बाद पुलिस जो है वो थीफ को पकड़ देगा. इट विल कैच द थीफ. ओके, सो यू कैन सी दैट ये कितना इजी हो जाता है सम. जब आप ऑब्जर्वर को एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे रख देते हो तो क्या होता है कि उस केस में हमने उस ऑब्जर्वर को स्टेशनरी कर दिया, मतलब उस मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी कर दिया. एंड इसके रिस्पेक्ट में अब दूसरे ऑब्जेक्ट का हम लोग मोशन एनालाइज करता है. एंड देन इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल. अब आपको ये भी पूछा जाए, मान लो कि इस टाइम में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, तो अब रिलेटिव मोशन छोड़ दो. अब आपको ये पता है ना कि ये पुलिस की गाड़ी है, ये वो चोर की गाड़ी है, दिस इज थीफ कार. ओके, हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस 100 मीटर्स है. अब आगे कहीं पे तो जाके दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, पुलिस चोर को पकड़ देगा. नाउ इस दौरान ये थीफ कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड. हमें पता है टाइम जो लग रहा है दैट इज 11.5 सेकेंड्स. तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ will be equal to simply speed into time, 20 into 11.5. So this is 230 meters. पुलिस की गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी इसको पकड़ने के लिए? पुलिस यहां से यहां तक जा रहा है ना, हमें ये पता है कि ये 230 मीटर्स है और पुलिस को प्लस एक्स्ट्रा 100 भी कवर करना. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस कार फ्रॉम गोइंग हियर टू हियर इज इक्वल टू 100 प्लस 230, दैट इज 330 मीटर्स. ये आया आपको समझ में? ओके, अब और एक क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं हम लोग. ओके, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज 500 मीटर्स. हद ऊंची बिल्डिंग है. ओके, इस बिल्डिंग के टॉप से हम लोग एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं. सो इट इज ड्रॉप्ड. इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इट विल बी इक्वल टू 0. नीचे से और एक बॉल है जिसको हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं with a velocity of initial velocity of 50 meters per second. Okay. Now eventually क्या होगा कि ये बॉल ऊपर जाएगा, ये बॉल नीचे आएगा, ये कहीं ना कहीं पे टकराएंगे. They will hit each other. Okay. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे नहीं, कितने टाइम के बाद they will collide. So time after which they will collide. Balls collide. ओके, अब एक तरीका ये है कि आप ये मानो कि ये बॉल x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, उसी टाइम में ये y डिस्टेंस नीचे आ रहा है, एंड x प्लस वाई इज 500. ओके, दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि आप ना अज्यूम करो कि ऑब्जर्वर जो है ना इस बॉल पे ही बैठा हुआ है. ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द बॉल. ऑब्जर्वर इज, इफ दिस इज योर बॉल A, दिस इज योर बॉल B, सो ऑब्जर्वर इज ऑन द बॉल. ठीक है, अब ऑब्जर्वर को हम लोग हर बार स्टेशनरी कर देते हैं ना, वी ऑलवेज मेक द ऑब्जर्वर स्टेशनरी. तो आप ये मान के चलो कि ये बॉल यहीं पे रुका हुआ है. नाउ ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी. ओके, तो और हमें पता है कि ये दोनों बॉल्स इवेंचुअली कोलाइड हो ही रहे हैं, दे आर मीटिंग ईच अदर. तो अब एक दूसरे को अगर जो मीट कर रहा है, आपने इस बॉल को यहां पे स्टेशनरी कर दिया, तो मीट करने के लिए बॉल ए को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? बॉल ए बॉल बी को तभी मिल पाएगा जब ए यहां से यहां तक पहुंचता है ना, पूरा नीचे तक. समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आपने बॉल बी को स्टेशनरी कर दिया, क्योंकि आपने अज्यूम किया कि आपका ऑब्जर्वर ये बॉल बी पे बैठा हुआ है, और जहां पे भी ऑब्जर्वर होता है उस चीज को हम लोग स्टेशनरी कर देते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए.
तो आपने बॉल बी को स्टेशनरी कर दिया, तो कोलिजन तभी होगा जब बॉल ए ये इतना डिस्टेंस कवर करके बी तक पहुंचेगा। सो अब सारी चीजें कवर करना ये दिखना स्टार्ट करता है। सो एवरीथिंग इज नाउ अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। Observer on ball B. Okay, we are analyzing motion of A. Motion of A. So पहले तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए A का। A का डिस्प्लेसमेंट वो यहां से यहां तक आ रहा है, तो A बेसिकली 500 मीटर्स कवर कर रहा है इन -j डायरेक्शन, सो डाउनवर्ड्स। Okay, this is your relative acceleration and relative displacement. अब A की velocity कितनी होगी? Initial velocity with respect to B. So your relative velocity is equal to velocity of the object minus velocity of the observer. So इस object की initial velocity 0 है, minus observer की जो velocity है that is 50 into j direction. So this is minus 50j. So I can write this as 50 minus j. So your relative velocity is 50 meters per second minus j मतलब down direction. ये आया आपको समझ में? So ये भी 500 downwards है आपकी। इसकी initial relative velocity जो है that is 50 meters per second downwards. Okay. अब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालता है। सी आप जब इसको भी हवा में फेंकते हो, व्हेन यू थ्रो दिस इन एयर, ओके, ऑब्जर्वर वगैरह भूल जाओ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हो तो इस ऑब्जेक्ट पे नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती रहती है ना। एंड सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट ए है इस पे भी नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगी, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, जी एंड जी डाउनवर्ड्स। सो अगर जो हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज g in minus j direction. एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, दैट इज ऑब्जर्वर ये बॉल पे था ना, एंड बॉल को जब आपने हवा में फेंका तो बॉल पे भी एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो नीचे की तरफ ही लग रहा है। सो इट इज g इंटू माइनस j. सो दिस इज 0. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर इसका एक्सेलरेशन जो है दैट इज 0. ये जो एक्सेलरेशन है दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है तो उसको पता है कि A का एक्सेलरेशन g होगा, B का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा। बट व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट रिलेटिव एक्सेलरेशन हमने क्या किया कि ऑब्जर्वर को B पे बिठा दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज g, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज ऑल्सो g, तो ये आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आएगा। अब अगर जो आपका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब आई कैन से एक्सेलरेशन 0 है ना, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। सो इन दिस केस आई कैन नाउ से दैट अगर जो आप is moving with constant relative velocity, so displacement is simply equal to speed into time, relative speed into time. Displacement is 500 meters. आपकी relative speed भी अब constant है, that is 50 into t, so time is equal to 10 seconds. 10 seconds के बाद दोनों कोलाइड करेंगे। अब अगर जो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कोलिजन एग्जैक्टली किस हाइट पे होगा, इफ यू हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कोलिजन किस हाइट पे होगा, तो आपको बस ये देखना है कि ऑब्जेक्ट ए 10 सेकेंड्स में कितना नीचे आ चुका होगा। सो फॉर ऑब्जेक्ट ए नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द हाइट ऑफ द कोलिजन, मतलब जो ग्राउंड से एक आदमी देख रहा है, इमेजिन करो कि देयर इज एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड,
तो उसको तो ऐसे दिखाई देगा ना, कोलिजन यहाँ पे बीच में कहीं पे हो रहा है क्योंकि ये बॉल भी ऊपर जा रहा है और ये भी नीचे आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस हाइट पे कोलिजन हो रहा है। ओके, तो उसके लिए बस आपको ये देखना होगा कि ए जो है, हमें ये तो पता ही है 10 सेकेंड्स के बाद कोलिजन हो रहा है, तो ये 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? So for object A, initial velocity is 0, time is equal to 10 seconds. उसका जो acceleration है that is equal to g, that is 10 meters per second square roughly. So therefore distance covered by A is ut plus half at square. So ये तो 0 है, half into 10 square. So this is equal to 2 1s 2 5s 500 meters. So what it means is कि एक्चुअल में जो आपका कोलिजन है ना, एक्चुअल में आपका कोलिजन यहाँ पे ही हो रहा है। कोलिजन इज टेकिंग प्लेस एट द ग्राउंड। नाउ यू वुड से कि सर ये कैसे, बी को तो हमने ऊपर फेंका तो कोलिजन तो हवा में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा पता है, आपने ना बी को ऐसे फेंका ऊपर, बट बी की किसी तो पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, ए तब तक यहीं तक पहुंचा होगा, तो फिर बी ने डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। उस दौरान ए भी नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है एंड इवेंचुअली बी और ए जो है वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये बी हिला ही नहीं ऊपर, ऐसा नहीं है, बी ऊपर गया था बट एक पॉइंट के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। सो 5 सेकेंड्स के बाद बी की वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी एंड वहां से फिर वो वापस नीचे आना स्टार्ट किया। ए तब तक बी को हिट नहीं किया था, तो ए भी फिर नीचे 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 आया एंड इवेंचुअली दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे टकराए। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस रिलेटिव मोशन थिंग। आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी रिलेटिव क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो इट इज ऑलवेज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। ओके, वी विल स्टॉप ओवर हियर नाउ। अब रिलेटिव मोशन पे देयर आर 2 और 3 मोर प्रॉब्लम्स। एक एरोप्लेन प्रॉब्लम होता है, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, फिर एक रिवर स्विमर प्रॉब्लम होता है, एक रेन प्रॉब्लम होता है, वो अब हम लोग देखते हैं। ओके।